नमस्कार। पंजाब में बहुत कुछ चल रहा है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। और पंजाब में जो वारिस दे पंजाब का चीफ और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह, उसको लेकर ये बताया जा रहा है कि वो पुलिस से बुरी तरह से घिर चुका है और वो सरेंडर कर सकता है जल्द ही। लेकिन उसने सरेंडर करने के लिए 4 शर्तें रख दी हैं। सरेंडर तो वो करेगा, लेकिन 4 शर्तें उसने रख दी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। पहला उसने कहा है कि उस पर से एनएसए एक्ट हटा दिया जाए, फिर गिरफ्तारी को आत्मसमर्पण दिखाया जाए, सरेंडर दिखाया जाए, और उसे पंजाब की ही किसी जेल में रखा जाए। और इसने ये भी कहा है कि पुलिस कस्टडी में उसकी पिटाई न की जाए। तो एक तो वो सरेंडर कर रहा है, पंजाब पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। क्या वो सरेंडर करेगा या अभी ये सिलसिला आगे जारी रहेगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब, आपके जाने पहचाने, किसी परिचय की जरूरत नहीं है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया जी। नमस्कार सर। सर, ये जो आपने सुना, ये सरेंडर करना चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर, और पंजाब पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बहुत सारी थ्योरियां इसके पीछे सामने आ रही हैं। कभी कहते हैं कि ये लखीमपुर खीरी में छिप गया था, कभी कहते हैं ये नेपाल भाग गया, कभी इसकी लोकेशन दिल्ली बताई जाती है, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में। सर, ये पकड़ा भी जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा? देखिए, मैंने इस पे कई बातें की हैं और मैंने कहा जानबूझ के इसको शायद छोड़ा जा रहा है, लंबी रेस पे भगाया जा रहा है इसको कि भाग अमृतपाल भाग, एक वही चीज चल रही थी ताकि इसकी रियल आइडेंटिटी सामने आए, पता चले कितना सच्चा है ये और कितना बहादुर है। तो इस चक्कर से इसको पूरा एक्सपोज तो हो गया, पब्लिक को पता चल गया कि इसकी सच्चाई क्या है, क्या इसका पास्ट है वो तो सामने आ गया था। ये भी पता चला कि अपनी वाइफ को पीटता था और इसके कुछ ताल्लुकात हैं दूसरी लड़कियों के साथ भी, वो भी सामने आ गया। और इसको एक तरीके से ये देखा जा रहा था कि शायद इसको जानबूझ के भगाया जा रहा है, क्योंकि इसको तो एनकाउंटर करना नहीं चाहती थी पुलिस, ना पुलिस करना चाहती थी, ना सेंटर करना चाहता था। वो नहीं चाहते थे इसको मार्टायर बनाया जाए। जब इस पे पहली बार कोशिश की उसको पकड़ने की, शायद 18 मार्च की बात होगी, तो अगर पुलिस ने घेरा डाला हो तो भाग नहीं सकता था, लेकिन शायद जानबूझ के घेरा ढीला रखा गया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं इसके अंदर कुछ पुलिस के इन्फॉर्मर्स थे जो इसको पूरी बातें बता रहे थे। कुछ भी हो, मुझे लगता है कि इसको जानबूझ के लंबा रोप छोड़ा गया, यानी कि भाग अमृतपाल भाग। और इस भाग दौड़ में अमृतपाल को बहुत जगह देखा गया और उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे बहुत बड़ी साजिश थी वारिस पंजाब की तरफ से, यानी कि इसकी शक्ल के कुछ आदमी छोड़े हुए थे उन्होंने और उसकी बार बार फोटो रिलीज की जा रही थी अलग अलग लोकेशन से पुलिस को भ्रमित करने के लिए। लेकिन मैं नहीं सोचता कि पुलिस या इंटेलिजेंस के लोग इस तरीके से भ्रमित हो सकते हैं। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद ये पाकिस्तान चला जाए, लेकिन एजेंसी ये भी सोच रही थी कि अगर ये पाकिस्तान जाएगा तो शायद बीएसएफ तो गोली ना मारे। अगर ये पाकिस्तान एंटर करता तो उस टाइम पे बीएस उनकी जो बॉर्डर फोर्स है, आर्मी, उसको गोली मार देती, क्योंकि अगर इसको पाकिस्तान में शरण मिलती तो पाकिस्तान के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती अपने आप को संभालने में। और ये कोशिश की जा रही थी शायद ये नेपाल भाग जाए, लेकिन बात में ये भी था कि ये शायद पंजाब में छुपा हुआ है, हरियाणा में होगा। और इसके ऊपर शायद मुझे लगता है पुलिस पूरी तैयारी से थी। और जिस तरीके से इसको पुलिस ने घेर के रखा है, लेकिन पुलिस ये देख रही थी किस आदमी से मिलता है, कहाँ जाता है, और जहां भी इसका लिंक मिलता था वहां उसको अरेस्ट करके उसके खिलाफ एक्शन ले लेती थी पुलिस। तो इसी तरीके से पुलिस ने पूरे नेटवर्क पकड़ने की कोशिश की कि जो इनके लोग जितने भी कनेक्टेड हो उसको पकड़ा जाए, और इसीलिए शायद अमृतपाल को ज्यादा चांस दिया जा रहा था, ज्यादा टाइम छोड़ा जा रहा था। जी सर, लेकिन ये बताइए, इसमें पूरे पूरे मामले में आपको पंजाब सरकार का रोल कैसा लग रहा है? भगवंत मान भी कहते हैं कि राज्य का माहौल खराब नहीं करने नहीं दिया जाएगा, माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल पंजाब के जलंधर में एक रैली करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो इस तरह के एलिमेंट हैं, जो गुंडे बदमाश हैं, वो दुम दबाकर भाग रहे हैं पंजाब से। लेकिन दोनों ही लोग, चाहे वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हो या दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हो, वो अमृतपाल का नाम तक नहीं ले रहे हैं। देखिए, बहुत से लोग तो ये भी बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिंक्स हैं खालिस्तान के साथ, और जब पिछला इलेक्शन हुआ था खालिस्तान ने उनका सपोर्ट किया था। और ये जो सारी
प्लान की गई है। नेचुरली बात पॉलिटिशियन के साथ थे तभी ये काम हुआ। और अगर अमृतपाल पे सीधा एक्शन ले लिया जाता पहली बार जब अजनाला पुलिस स्टेशन पे अटैक हुआ था या उससे पहले, तो बात इतनी नहीं बढ़ती और सबको पता था कि इसके पीछे कौन है। और जहां तक केजरीवाल की बात करो, जो केजरीवाल कहते हैं वो होता नहीं है, जो नहीं कहते वो होता है। यानी कि केजरीवाल के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, क्या बात करते हैं। और आप देखिए कितने ये एक्टिव हैं केजरीवाल, इनकी पार्टी। इनका एक एमपी है राघव चड्ढा, जो मेन काम कर रहा है पंजाब के अंदर। पंजाब में सिचुएशन खराब है, टेररिज्म की बात चल रही है और राघव चड्ढा घूम रहा है मुंबई में, रंगरलियां मना रहा है। तो आप इससे सोच सकते हैं कितने सीरियस है आम आदमी पार्टी के लोग। और देखिए अमृतपाल के एक्सपोजर की वजह से या इसके भागने की वजह से जो मेन एक्सपोजर हुआ है या जो पार्टी एक्सपोज हुई है वो हुई है आम आदमी पार्टी, और इसका पूरा फायदा उठाया अकाली दल ने। और आम आदमी पार्टी आज टोटल निगलेक्ट होती जा रही है, ये अपनी पॉलिसीज की वजह से, अपने प्रोग्राम्स की वजह से। और अगर यहाँ पे पंजाब के अंदर खालिस्तानियों को सपोर्ट ना मिलती तो आम आदमी पार्टी के होने से ही सपोर्ट मिली है। अगर ये पार्टी पावर में नहीं होती तो शायद ये सपोर्ट ना मिलती और वहां पे सिचुएशन इतनी खराब ना होती। तो केजरीवाल हो चाहे मान हो, ये प्रेशर में तब आए जब अकाल तख्त से इनको डायरेक्शन दी गई। और डायरेक्शन किसने दिलवाई? वो दिलवाई अकाली दल ने। तो पंजाब के अंदर जो सिचुएशन है या वहां पे जो इंस्टेबिलिटी है, उसी की वजह से वहां पे खालिस्तान का इशू उठा। अगर अदरवाइज ये खालिस्तान का इशू वहां उठता ही नहीं। अगर अमरिंदर सिंह वहां के चीफ मिनिस्टर होते तो इशू उठने ही नहीं दिया जाता। तो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनका जो ढीला रवैया है या ढीली एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी की वजह से आम आदमी पार्टी आज खालिस्तानी आज पाकिस्तान में एक्टिव हुए हैं। सर ये जैसे कि जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो तो स्टेट का सब्जेक्ट होता है। अब इसमें केंद्र की एजेंसियां भी इन्वॉल्व है, इसमें रॉ भी इन्वॉल्व है, आईबी भी इन्वॉल्व है, खुफिया इनपुट भी मिल रहा है, सब हो रहा है। तो सर ये प्रॉब्लम कहां पर है? मतलब इसमें मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो किसकी बनती है? देखिए मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की और वहां की पुलिस की। लेकिन पुलिस तब काम करेगी जब उसकी गवर्नमेंट को काम करने देगी। पुलिस पे कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट का। जब यहाँ पे अजनाला की इंसिडेंट हुई तो भगवंत मान को दिल्ली बुलाया गया अमित शाह के द्वारा, होम मिनिस्टर के द्वारा, और उन्होंने उनको बात बड़ी क्लियर कह दी, अगर आप यहाँ पे काम नहीं करेंगे एक्टिवली तो हमें आपकी गवर्नमेंट को बर्खास्त करना पड़ेगा। और साथ में कुछ इंफॉर्मेशन भी थी कि कुछ यहाँ के लोग जो आम आदमी पार्टी को बिलोंग करते थे, उनके कुछ लिंक्स निकल रहे थे खालिस्तानियों के साथ। तो उसके भी धमकी दी गई। और उसके बाद तभी वहां पे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे आप पुलिस भेजो, सेंट्रल फोर्सेस भेजो। जब सेंट्रल फोर्सेस गई तब सिचुएशन कंट्रोल में आई। अदरवाइज ऐसा लग रहा था कि पंजाब की सिचुएशन दोबारा रीबॉयल कर जाएगी जैसे 1980s में हुई थी। तो ये जो अमित शाह का एक फर्म डिसीजन है उसी की वजह से हुआ। तो सर ये जो अब देखिए ये 8-10 दिन से फरार है और अजनाला की इंसिडेंट हो गई, ये 2022 में ये आ चुका था दुबई से। ये दुबई में ट्रक ड्राइवर था, वहां से आया, इसको आईएसआई का संरक्षण हासिल है। पैसे 35 करोड़ रुपए इनके खाते में आए, इन्होंने नई नई गाड़ियां ली, बहुत कुछ आर्म एम्युनिशन लिए इन्होंने। तो क्या सर ये जो जितना इतना कुछ हो गया तो राज्य का जो खुफिया तंत्र है वो ये सब देख नहीं पाया? ये सब करता रहा अपना काम, अपनी टीम बनाता रहा। ऐसा होता है जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो इंटेलिजेंस एजेंसीज इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं और कंसर्न अथॉरिटीज को हैंड ओवर करती हैं। लेकिन जो मेन एक्शन होता है या रेड करनी होती है लोकल गवर्नमेंट की के अप्रूवल से की जाती है। शायद यहाँ पे जो काम हो रहा था लोकल गवर्नमेंट ने ढंग से नहीं किया, तभी आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर कैसी हालात हैं। कभी मूसेवाले का मर्डर हो जाता है, कई गैंगस्टर्स वहां पे है। मूसेवाले के फादर ने एक बात की थी कि अगर यहाँ पे योगी होते पंजाब के अंदर तो ये हालात खराब नहीं होते। और जो हालात पंजाब में खराब हुए हैं वो आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप का है उसकी वजह से हुए हैं। और लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने देखना था। देखिए जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी तो क्या हुआ? सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, साधुओं के मर्डर हुए, बहुत से लोगों को मारा गया, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए, अंडरवर्ल्ड पनप रहा था। लेकिन उनके जाती सारी सिचुएशन ठीक हो गई। तो जो पंजाब की सिचुएशन है वो लोकल गवर्नमेंट को संभालने का काम है। और आप देख सकते हैं कि मान कितने सीरियस लगते हैं। और केजरीवाल को तो आप जानते हैं, केजरीवाल को कोई इंटरेस्ट ही नहीं इन चीजों के अंदर। वो तो सिर्फ एक दूसरे को मतलब किसी को तंज कसते रहते हैं, दैट्स ऑल। काम कुछ नहीं करना।
दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा था कि हम जो आपका यहाँ पे ढेर लगे हैं कूड़े के उसको हटा देंगे। जब पावर में आने के बाद वहां विजिट किए, कहा कि 1 साल में हट जाएगा और नेक्स्ट डे रिपोर्ट आ गई 2 साल में। तो ये बेसिकली इसी तरीके से काम करेंगे और इसके अंदर सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, इसीलिए सेंटर ने एनएसए भी लगाया। और लेकिन अब अमृतपाल सिंह अगर यहाँ पे सरेंडर करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी कंडीशंस तो मानी नहीं जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती कि सिचुएशन और खराब हो, उनकी शर्तें कुछ मानी जा सकती हैं। अगर वो उनको टॉर्चर ना करें तो नहीं किया जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो बड़े आदमी को पकड़ा जाता है, जिसका नाम हो जाता है, उसको कभी टॉर्चर नहीं किया जाता। और वैसे भी छोटे क्रिमिनल को तो टॉर्चर किया भी जा सकता है, पूछताछ जरूर होगी, वो उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कॉपरेट करना पड़ेगा। और उनकी जो कंडीशन है कि उन पे एनएसए न लगाए, मैं नहीं सोचता कि सेंटर इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। अगर वो ये कह दे या गलती मान ले कि जो मैंने गलतियां की है मैं उसकी माफी मांगता हूं, मैं खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करूंगा, ऐसी बातें कह देंगे तो शायद सेंटर उनकी जो बातों को सुन भी पाए। सर 80,000 पुलिस फोर्स पंजाब पुलिस, और पंजाब पुलिस बहुत एफिशिएंट पुलिस है। वो पुलिस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है राज्य सरकार के स्तर पर, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर प्रॉब्लम है। तो सर ये जो अभी कई बार ऐसी खबरें आई कि उसका एनकाउंटर हो गया है, कभी ये बताया जा रहा है कि उसको छिपा के रखा गया है, कभी कह रहे हैं उसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है, उसको बाहर नहीं डाले दिया जा रहा है। तो जितना देरी हो रही है उतना ही भ्रम फैल रहा है। और अब ये कह रहे हैं कि ये सरेंडर करेगा। तो जब सरेंडर करना करेगा तो फिर उसमें पंजाब पुलिस की रिट क्या है? फिर तो पंजाब पुलिस की एफिशिएंसी पर भी सवाल उठते हैं। देखिए एक बात क्या होती है कि यूपी की पुलिस बहुत कमजोर पुलिस थी, लेकिन वही पुलिस योगी के आने के बाद बहुत स्ट्रांग हो गई। पंजाब की पुलिस बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन जब वहां पे वीक गवर्नमेंट आई तो पंजाब की पुलिस कमजोर हो गई, क्योंकि पुलिस को ऑर्डर तो लोकल गवर्नमेंट से लेने हैं ना। देखिए दूसरी बात, मैं इस पे पंजाब पुलिस को कोई डिसक्रेडिट नहीं दूंगा। एक तो क्लियर डायरेक्शन थी कि इसका एनकाउंटर ना किया जाए, गोली ना चलाई जाए, और वो पूरे तरीके से किया गया। और दूसरी बात, ऐसा लगता है कि हमारी जो एजेंसीज हैं, क्योंकि इसके अंदर पंजाब पुलिस के साथ सेंट्रल एजेंसीज भी कनेक्टेड है, वो इसको लंबी रेस कर रहे थे, यानी कि लंबा लॉन्ग रोप दे रहे थे कि भाग अमृतपाल भाग, और जितना भागा उतना एक्सपोज हुआ। अब अगर वो ऐसी कंडीशन लगाता कि मेरे साथ ये ना किया जाए वो ना किया जाए, तो जो भिंडरवाला बनना चाहता था, क्या वो भिंडरवाला बन गया? टोटल एक्सपोज। भिंडरवाला ने भी शर्तें रखी थी। भिंडरवाला को तो पहले भी 81 में उसको अरेस्ट करने की बात थी। भिंडरवाला की शर्तें दूसरी थी, भिंडरवाला कहीं भागा नहीं, ये तो भागता रहा, छुप रहा था। इसके अंकल ने भी इससे कहा भाई तू सरेंडर कर दे, इसे सरेंडर नहीं किया। बेसिकली क्या है कि ये पहले तो क्लीन शेवन सिख था, बहुत से इसके, अब इसके पीछे ये भी कहा जाता है कि इसके पीछे ड्रग माफिया है, जो लोग यहाँ पे धंधा करना चाहते हैं वो इसके पीछे हैं। तो खालिस्तानियों के बारे में भी कहा जाता है कि खालिस्तानी कोई प्योर आदमी नहीं है, खालिस्तानी वो है जो धंधा करते हैं, ट्रेड करते हैं और दूसरे तरीके से मर्डर मोर्डर में इन्वॉल्व होते हैं, वही खालिस्तान के सपोर्ट करते हैं आज। और इस टाइम पे सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी है। एक तरफ आपका पाकिस्तान खड़ा है जिसपे 4,000 खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ आपके ब्रिटेन है, कनाडा है, जो खालिस्तानियों को फंड देते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, और गवर्नमेंट इन चीजों में भी काम कर रही है। लेकिन अगर अमृतपाल सरेंडर करेगा तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली दूर नहीं है। अमृतपाल के पकड़े जाने का टाइम नजदीक आ गया है, और यही लगता है कि अमृतपाल किसी जगह में जालंधर के आसपास ही छुपा हुआ है, और पंजाब पुलिस और एजेंसीज को पता है कि वो कहाँ पे है, और अगर वो सरेंडर करेगा तो ठीक है, नहीं तो उसको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन उसकी एक शर्त तो मैं कहता हूँ पक्के तरीके से मान ली जाएगी कि उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा। लेकिन सर जितना जितना समय बीत रहा है, मान लीजिए आज वो सरेंडर कर देता है या वो कल करता है या वो परसों करता है, तो ये वक्त बीत रहा है, और फिर विदेशों में आपने देख ही लिया कि यहाँ जो खालिस्तान का जो के समर्थन में जो आवाज उठी, उसका असर विदेशों में हमारे यूके की हमारी जो एम्बेसी है उस पर अटैक किया गया, उस पर झंडा उतारा गया, फिर अमेरिका में ये हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो सर ये माहौल तो जो बन रहा है, तो गवर्नमेंट असल में स्ट्रेटेजी क्या है इसके पीछे कि इतना डिले क्यों किया जा रहा है एक मामूली अपराधी को पकड़ने के लिए? देखिए मैंने पहली बात कहा कि उसको हीरो नहीं बनाना था, मार्टायर नहीं बनाना था इसको, मतलब इसको मारना नहीं चाहते थे गवर्नमेंट। पीएफआई के लोग पकड़े तो भी बगैर गोली के, यहाँ पे भी जितने लोग पकड़े बगैर गोली के। देखिए जो आपका लंदन में हुआ है, जो आपका कनाडा में हुआ, यहाँ पे 2 जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, और वो प्रोटेस्ट इसलिए नहीं हुए
कि खालिस्तानियों ने किए। वहां के एजेंसीज ने इनको प्रोवोक किया, इनको एनकरेज किया कि आप इंडियन हाई कमीशन पे अटैक करो। अदरवाइज कोई हिम्मत नहीं पड़ती किसी की इंडियन हाई कमीशन पे अटैक करने की, क्योंकि इंडियन हाई कमीशन बड़ी ऐसी जगह लोकेटेड है जो सेंट्रल लंदन है, और वहां पुलिस के आने में 2 मिनट लगते हैं, 50 आदमी इकट्ठे होते हैं और उसके बाद वो झंडा उखाड़ने लग जाते हैं। तो पुलिस क्या कर रही थी? एक पुलिस वाला नहीं खड़ा था वहां जानबूझ के। और इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया यूके के खिलाफ, और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहे हैं ये कनाडा के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए थे इसी महीने में। पीएम मोदी ने स्पेशली उनसे कहा था कि जो खालिस्तानी काम कर रहे हैं उस पर कंट्रोल करो, और उनकी डायरेक्शन पे जितने भी खालिस्तानी थे उनके खिलाफ केस रजिस्टर हो गया, और इसी तरीके से जिन्होंने बवाल किया यूके के अंदर उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, उनके खिलाफ इंडिया में केस दर्ज हो रहे हैं, और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज या उनके बैंक अकाउंट उसको सीज किया जा रहा है, क्योंकि इसमें से कुछ लोग थे जिनके पास इंडियन पासपोर्ट थे, और जो खालिस्तानी है उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने कह दिया कि इनके खिलाफ एक्शन लेके हमें रिपोर्ट सबमिट करो, और यूके को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, नहीं तो इंडियन गवर्नमेंट उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करेगी, एफएटीएफ के में इनका रिपोर्ट करेगी, क्योंकि जो फंड आ रहे हैं खालिस्तानियों को वो यूके की तरफ से आ रहे हैं, और अगर वो अपने फंड्स को रोक नहीं सकते टेररिस्टों को, तो इंडियन गवर्नमेंट उनको एफएटीएफ में डाल देगी। और यूके की पहले ही पोजीशन बहुत खराब है, उनकी इकोनॉमी खराब है, वहां पे खाने पीने की चीजों की कमी हो चुकी है, और उनको इंडिया की बात माननी पड़ेगी। इंडिया वो नहीं है जो 1947 में था, आज इंडिया 2023 वाला इंडिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। देखिए अब कितना टाइम लगता है, उसने कहा है सरेंडर करेंगे, अब सरेंडर कल करता है, परसों करता है, आज करता है, ये देखने वाली बात है। और ये काम जितना जल्द हो जाए उतना ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा, और हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी अच्छा है, और वो भी एक उसको पकड़ के अपना काम पूरा कर सकती हैं। और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, जितना देरी होगी उतनी ये बात आगे बढ़ती जाएगी। देखिए एक बात और होती है, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। देखिए जब इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती हैं वो फुल प्रूफ काम करती हैं, ये नहीं कि अमृतपाल पकड़ लिया, इसके जितने भी साथ के आप लोग हैं उनको पकड़ना है, और अमृतपाल के पकड़े जाने से पहले चाहते हैं कि सब लोगों को जेल में डाल दिया जाए, उसके बाद अमृतपाल सिंह को पकड़ा जाए, और मुझे लगता है वही हो रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जोड़ने के लिए सर। देखते हैं कि कल पकड़ा जाता है या परसों। बात तो ऐसी है कि उसने शर्तें रख दी हैं, एक अपराधी अपनी शर्तों पर सरेंडर कर रहा है, ये भी एक अपने आप में चौंकाने वाली बात है। सर धन्यवाद आपका हमसे जोड़ने के लिए, नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार।